नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कैंसर डराने के लिए नाम ही काफी है। दुनिया भर में मौत के कारण सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। दूसरे नंबर पर है कैंसर से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार आज के समय में हर साल 10 मिलियन कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। बता दें, हर साल भारत में 16 मिलियन कैंसर से जुड़े मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत में कैंसर के प्रकार कई तरह के होते हैं। कैंसर ज्यादा होते हैं जिसमें फेफड़ों का कैंसर शामिल है, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि बात सेहत की करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट मीतू जैन जी। मीतू जैन जी, बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। और शुरुआत करेंगे कैंसर से। किस तरीके का, चूंकि कैंसर नाम एक ऐसा है जिससे जाहिर सी बात है सुनकर ही लोगों के मन में डर होता है, भय पैदा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बायोप्सी को लेकर। कहा जाता है कि बायोप्सी से भी एक कैंसर की वजह मानी जाती है। अगर बायोप्सी भी कैंसर की वजह है तो क्या इसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मौजूद है? नमस्ते साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बायोप्सी से कभी भी कैंसर नहीं फैलता है। बायोप्सी कैंसर का कारण नहीं हो सकता है। बायोप्सी हमारे प्राथमिक उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए आवश्यक रिपोर्ट है, जिसे कराने के बाद ही हम कैंसर का इलाज शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीतू जैन जी, कैंसर कई प्रकार के होते हैं। अगर शुरुआती तौर पर बात कर ले, ऐसे कौन कौन से कैंसर होते हैं ये भी बताएं। कैंसर हमारे इंडिया में प्रमुख रूप से मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और इसका मेन कारण होता है तंबाकू का उपयोग करना और स्मोकिंग करना, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर है उसमें स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर प्रमुख कैंसर होते हैं। और इसके अलावा जैसा कि चंदा जी ने बताया, फेफड़ों का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, अंडाशय का कैंसर है, गर्भाशय का कैंसर है, ये सब कैंसर भी होते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं बच्चों की, तो कई लोग ये भी कई बार आश्चर्य करते हैं कि बच्चों में कहाँ से कैंसर आ गया। तो बच्चों में जो कैंसर है वो भी होते हैं और उनका कारण जेनेटिक्स होता है बेसिकली, और उनमें बच्चों में यूजुअली ब्लड कैंसर कॉमन होते हैं। तो बच्चों में ब्लड कैंसर की आपने बात की, इसके क्या कोई लक्षण शुरुआती तौर पर पता चलते हैं जिससे पहले ही लोग अलर्ट हो सके? शुरुआती तौर पर जो ब्लड कैंसर में लक्षण होते हैं वो ये होता है कि बुखार का आना, जो कि हम ये रूल आउट कर दें कि किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं है, किसी एंटीबायोटिक से नहीं जा रहा है, लगातार रह रहा है। उसके अलावा बच्चे में भूख की कमी, वजन का कम होना, ये सब ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। और यदि किसी बच्चे को चोट लगती है कभी और वहाँ से खून का रुकना देर से हो, थक्का देर से बने, तो वह भी ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है, शुरुआती लक्षण हो सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे कि आपने बताया कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं। मुंह का कैंसर हो गया, फेफड़ों का कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर, ब्लड कैंसर। ऐसे में इन तमाम अगर कैंसरों की बात कर ले तो इनके शुरुआती तौर पर लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे मुंह कैंसर को लेकर, तो इसके शुरुआती लक्षण किस तरीके से पता चलते हैं? शुरुआत में यदि मुंह में किसी को छाला है, जो कि अगर 2 से 3 सप्ताह तक नहीं भर रहा है, ऐसा नहीं कि आपको पैनिक हो जाना है, एक छोटा सा छाला हुआ है जिसे कि हम नॉर्मल छाला मानते हैं, एफ्थस अल्सर बोलते हैं, वो नहीं। अगर कोई छाला है और भर नहीं रहा है 3 से 4 सप्ताह तक, तो उसके लिए हमें विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए कि ये कहीं कैंसर का शुरुआती छाला तो नहीं है। इसके अलावा मुंह के कैंसर में गले में कोई गांठ होना, गांठ हमेशा शुरुआती अवस्था में दर्द रहित होती है और इसीलिए आम जनता को ये शक रह जाता है कि यदि इसमें दर्द नहीं है तो वो विशेषज्ञ की सलाह भी नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यही जोर देना चाहूँगी कि गले में कोई गांठ है जो कि दर्द रहित है, मुंह में कोई छाला है जो भर नहीं रहा है, आवाज़ में कोई परिवर्तन हो रहा है या थूक में कोई खून आ रहा है, ये सब मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात कर ले, उसके लक्षण किस तरीके से होते हैं? स्तन कैंसर में यूजुअली शुरुआती अवस्था में महिलाओं को पेन रहित, दर्द रहित गांठ होती है। निप्पल से कोई डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें कि वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है और ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। निप्पल की शेप या साइज़ में कोई चेंज हो सकता है, स्तन की साइज़ या शेप में कोई चेंज हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी स्तन कैंसर में आर्मपिट यानी कि बगल में अगर कोई गांठ होती है तो कुछ एक मरीजों में वह भी स्तन कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकती है।
ठीक है। मीतू जैन जी, अभी हाल ही में हमने सर्वाइकल कैंसर को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातचीत सुनी थी और लोग एक दूसरे को अवेयर करते हुए भी सर्वाइकल कैंसर को लेकर नजर आ रहे थे। सर्वाइकल कैंसर को लेकर किस तरीके से महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और इसके शुरुआती स्टेज पर लक्षण क्या होते हैं? सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में जो शुरुआती लक्षण होता है वो होता है हस्बैंड के साथ में महिलाएं जब कांटेक्ट करती हैं तो ब्लीडिंग का होना। वो सबसे इनिशियल प्रारंभिक अवस्था हो सकती है सर्वाइकल कैंसर में। और इसके अलावा यदि कोई उनकी माहवारी में अनियमितताएं हैं वो भी शुरुआती लक्षण होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी का गिरना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, ये सब भी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। ठीक है। ऐसे में हम बात करेंगे कैंसर के स्टेजेस के बारे में। बताया जाता है कि शुरुआत में 4 स्टेजेस देखे जाते हैं और चौथा जो स्टेज होता है वो सबसे जानलेवा होता है। लेकिन जब चौथे स्टेज तक लोग पहुंचते हैं उससे पहले किस तरीके से प्रिवेंशन लें, किस तरीके से जागरूक हो, अलर्ट हो, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके? एक्चुअली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कैंसर को हम रोक सकते हैं क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि कैंसर को 100% रोकना संभव नहीं है, लेकिन हम इसके होने की रिस्क को कम कर सकते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल एक्सरसाइज करना। बिकॉज आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें सीडेंटरी हैबिट्स, यानी कि हम अगर किसी ऑफिस में भी जाते हैं पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो हमें फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि यदि हम सप्ताह में 5 दिन 40 मिनट भी एक्सरसाइज करें तो हम स्तन कैंसर की और इसके अलावा और कई सारे कैंसर की रिस्क को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड टोबैको का यूज़ बंद करें, उससे भी बहुत सारे केसेस जो हैं कैंसर के इंडिया में उनका रिडक्शन होता है। जहाँ तक आपने बात की स्टेजेस की, तो मोटे तौर पर मैं ये बोलूँगी कि हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं और चौथी स्टेज जानलेवा हो ऐसा नहीं है। चौथी स्टेज में भी कई सारे कैंसर्स का इलाज अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कौन सी जगह का कैंसर है। यदि वो 4th स्टेज में भी है तो आपको घबराना नहीं है, आपको तुरंत विशेषज्ञ के पास में जाना है और उनसे सलाह लेनी है, क्योंकि कैंसर एक शब्द है, ये लाइलाज नहीं है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक अवस्था में कैंसर का इलाज संभव है। ठीक है। ऐसे में अगर कैंसर के थेरेपी की बात कर ले तो ऐसे कौन कौन से थेरेपीज़ होते हैं और इसका क्या जो डिफरेंट स्टेजेस आपने बताए वो अलग अलग स्टेज में यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है? ये एक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो कैंसर के मोटे तौर पर एक्चुअली 3 तरीके से इसका इलाज किया जाता है, जिसमें कि ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी है। तो रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी ये डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है। मुंह का कैंसर है तो शुरुआती अवस्था में हम सर्जरी करके फिर रेडिएशन देते हैं और कभी कभी कीमोथेरेपी भी देते हैं। यदि स्तन कैंसर है तो उसमें वो शुरुआती अवस्था में ऑपरेशन करके फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। मुंह के कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम शुरुआती अवस्था में इवन अप टू द स्टेज 4 हम सर्वाइकल कैंसर को रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। ये तीनों जो पद्धतियां हैं कैंसर के इलाज की, मेनली ये काम करती हैं, भूमिका निभाती हैं कैंसर को ख़त्म करने में। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में हार्मोनल थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़, जो आजकल स्टेम सेल आप ट्रांसप्लांटेशन है ये सब सुनते हैं, ये सब भी आजकल नई नई थेरेपीज़ आई हैं इसमें। ठीक है। ऐसे में ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक भी हो सकते हैं, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं किए जा सकते हैं। मेरा कहना ये है कि शुरुआती अवस्था में हर कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो मेरा एम्फेसिस, मेरा जोर इसी पर होता है कि शुरुआती अवस्था में हम स्क्रीनिंग टेस्ट से कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ लें तो उसको पूरी तरीके से संभव करने के चांस बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकता है। ठीक है। ऐसे में मीतू जैन जी, ये भी कहा जाता है कि थेरेपी जब होती है तो लोगों के बाल झड़ते हैं, ये खास करके लक्षण होते हैं कैंसर के। क्या इस तरीके की कोई आप जानकारी दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या ऐसे बाल झड़ना, या फिर कहते हैं कि थेरेपी के बाद बाल बढ़ते भी हैं? डेफिनेटली कुछ एक कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं
हैं जिनसे कि बाल जाते हैं, पर यहाँ पर हमको ये समझना ज़रूरी है कि हर एक कीमोथेरेपी ड्रग से बाल नहीं जाते हैं। दूसरा एक और भ्रम जो है कि रेडिएशन थेरेपी से बाल जाते हैं, तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि रेडिएशन थेरेपी से बाल नहीं जाते हैं। यदि किसी ब्रेन ट्यूमर को रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है तो सिर्फ उसी जगह के फोकल एरिया में उसका हेयर लॉस होगा, बाकी किसी जगह का हेयर लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये अगला सवाल भी मेरा कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि आप रेडिएशन स्पेशलिस्ट हैं, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि लोगों को रेडिएशन को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, अपने अपने तरीके से लोग डरते हैं और इसे अपने तरीके से जज करते हैं, आप कैसे बताना चाहेंगे? रेडिएशन थेरेपी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके भ्रम है इसको लेकर प्लीज़ आप अपने चिकित्सक से मिलिए और सारे भ्रम दूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी ओपीडी में कोई आता है तो सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि हम जल जाएंगे, तो इसको जलना नहीं बोलते हैं। इसमें स्किन का कलर चेंज होता है जो कि टेम्परेरीली होता है और बीमारी परमानेंट ठीक होती है, तो हमें टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट सहन करके और परमानेंट कैंसर को ख़त्म करना है। तो रेडिएशन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। यह एक पेनलेस एंड सिंपल ट्रीटमेंट है। ठीक है, रेडिएशन को लेकर क्या कोई समय सीमा है कि अब तक इतने देर से इतने देर तक रेडिएशन लेना चाहिए? जनरली रेडिएशन थेरेपी हर एक कैंसर में, मैं अगर मोटे तौर पर बताऊं तो 15 से 35 सेक लगते हैं। यदि स्तन कैंसर में 15 सेक लगते हैं या 15 सिटिंग में होता है ये इलाज, तो मुंह के कैंसर में अधिकतम 35 सिटिंग हो सकती हैं। तो ईच सिटिंग का जो सेशन है 10 से 15 मिनट का होता है, और उसमें भी मैं बीम ऑन टाइम बताऊं तो वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है। तो डेली सेशन में सिर्फ मशीन पे पेशेंट को 10 से 15 मिनट के लिए ही लेटना होता है। ठीक है, ऐसे में अगर बात कर ले कैंसर की, तो किस तरीके से आगे लोग इसको लेकर प्रिवेंट कर सके? कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या ये लाइन कैंसर के लिए सटीक बैठती है? डेफिनेटली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और कैंसर को होने ही ना दें, तो हमें उसके इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें उसके क्योर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कैंसर को पहले ही रोक लिया है। और उसके लिए जैसा कि मैंने अपने को समझाया कि हमारी लाइफस्टाइल में जो भी ज़रूरी बदलाव हैं वो हमें करने चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल और तंबाकू से दूर रहना चाहिए। और महिलाओं को मैं स्पेशली बोलूँगी कि यदि वो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बच्चों को, तो उससे भी स्तन के कैंसर होने का रिस्क कम से कम 4 से 5% तक कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीड को आप बढ़ावा दीजिए, क्योंकि उससे स्तन कैंसर का रिस्क कम होता है। ठीक है, डॉक्टर मीतू जैन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कैंसर के लिए अभी तक कोई वैक्सीन लाई गई है, और अगर वैक्सीन लाई गई है तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो लोगों के मन में एक भ्रम सा हो जाता है कि क्या वो वैक्सीन अफोर्डेबल होगी या फिर नहीं? डेफिनेटली हम सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी एक वैक्सीन उपलब्ध हो चुका है, और अभी हाल ही में हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंड किया है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। 9 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए ये वैक्सीन अगर हम देंगे तो सर्वाइकल कैंसर से हम 90 से 95% तक इसको रोक सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मीतू जैन जी, आपसे आखिरी बार जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से कैंसर को लेकर जागरूक करेंगे ताकि उनके मन में किसी तरीके का डर का माहौल पैदा ना हो? हाँ, ये बहुत सही सवाल है आपका चंदा जी, क्योंकि कैंसर से डर ज़्यादा है लोग बागों में। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारी जनता के लिए कि कैंसर एक शब्द है, कोई आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो कैंसर से डरना नहीं है, बल्कि कैंसर से रोकना है। तो हमें जागरूक होने के लिए समय समय पर स्क्रीनिंग टेस्ट करानी चाहिए। जैसे कि मैंने समझाया, महिलाओं में यदि स्तन कैंसर को रोकना है या शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट करना है तो हर 1 साल में मैमोग्राफी करवाते रहें, विशेषज्ञ से जाकर स्तन का चेकअप करवाते रहें, या फिर वो घर में रहकर भी हर महीने स्तन का चेकअप कर सकती हैं, जिससे अगर हमें कोई गांठ पकड़ने में आए तो आप विशेषज्ञ से तुरंत सलाह ले सकती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी को मुंह के बच्चेदानी की मुंह के कैंसर के लिए अगर जैसा जो लक्षण मैंने आपको बताए थे कि बहुत ब्लीडिंग का, अनियमित ब्लीडिंग का होना, वाइट डिस्चार्ज का होना, ये सब अगर है तो आप तुरंत जाके विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी तरीके से तंबाकू, शराब या स्मोकिंग का सेवन ना करें, फिज़िकली एक्टिव रहें,
कोई भी आपको सिम्टम्स दिखे कहीं का भी, जो कि जैसे कि छाला है, मुंह में भर नहीं रहा है, तो प्लीज़ तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें, संपर्क करें। तो यही हम शुरुआती अवस्था में जागरूक होकर ही कैंसर को पूरी तरीके से मिटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीतू जैन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब जाहिर से बात है, हमारे दर्शक भी जान सकेंगे कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी नहीं है, इसे क्योर किया जा सकता है। आप शुरुआती तौर पर जो भी सिम्टम्स देखें उसे पहचानें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।